नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्या आपको मालूम है कि पिछले 3 सालों में करीब 63% ऐसे एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड रहे हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करने में नाकामयाबी हासिल की है। मतलब वो बेंचमार्क से अच्छे नहीं रहे हैं। और इनमें सबसे बुरा हाल मिड कैप कैटेगरी का रहा, जिसमें 80% फंड का प्रदर्शन बेंचमार्क से कम रहा। वहीं स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कई फंड भी प्रदर्शन के मामले में कमजोर साबित हुए। समझाएंगे आज स्कीम लेवल पर कैसे करें एलोकेशन, एक्टिव के साथ साथ इंडेक्स फंड यानी पैसिव फंड का पोर्टफोलियो आप कैसे बना सकते हैं और अंडर परफॉर्म फंड से कब निकलना है सही। इसी पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट्स हैं। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर से आज रहेगी हमारी खास चर्चा। हेमंत जी, विश्वजीत जी, दोनों का स्वागत करते हैं आज मनी गुरु के खास कार्यक्रम में। यूँ तो डेटा सामने आते रहते हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो ये समझ में आता है कि जो हमारा फंड है, जो हमारे पोर्टफोलियो में फंड है, उन्होंने पिछले कुछ समय में परफॉर्म कैसे किया है और बेंचमार्क से उसकी तुलना करना एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज हमेशा से माना गया है। हेमंत जी, जैसा मैंने शो की शुरुआत में बोला, 63% जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उनका बेंचमार्क से कमतर प्रदर्शन रहा है, जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरीज रही हैं, जिसमें डोमिनेंटली जो निवेशकों ने पिछले साल स्पेशली इन्वेस्ट किया था। थोड़ा पहले आपके रिमार्क्स हम लेना चाहेंगे। बेसिकली बेंचमार्क से कम प्रदर्शन का के क्या मायने होते हैं और इससे किसी के पोर्टफोलियो में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जी स्वाति, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली एज एन इन्वेस्टर। जब आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो और अगर आप देखते हो कि आपके फंड ने परफॉर्म कैसा किया, तो उसको मेजर करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि हर फंड की एक बेंचमार्क रहती है। लार्ज कैप की अलग है, मिड कैप की अलग है, स्मॉल कैप की अलग है। तो उसके मुकाबले में फंड ने कैसा परफॉर्म किया। और दूसरा, जो उनके पीयर ग्रुप यानी उसी कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उनकी अगर मैं एवरेज लूं तो उनके मुकाबले में फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक तरीका है, एक सही तरीका है आपको ये देखने का कि आपके फंड ने कैसा परफॉर्म किया। ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के निवेशक हैं। जैसे अगर हम बेंचमार्क की बात करें तो ऑब्वियसली इंडेक्स फंड होते हैं जो 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 बेंचमार्क को पूरा मिमिक करते हैं, यानी जो जो स्टॉक जिस वेटेज से इंडेक्स में होंगे वही उनमें रहते हैं। तो ये हमेशा सवाल आता है कि इंडेक्स फंड ने अच्छा परफॉर्म किया या एक्टिवली मैनेज फंड ने अच्छा परफॉर्म किया। बट ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी निवेशक के लिए अपने फंड्स की परफॉर्मेंस देखने के लिए। ऑफ कोर्स उसका आउटकम क्या होगा वो डिपेंड करता है आपने किस तरीके का पोर्टफोलियो बनाया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आपने जिक्र किया पिछले कुछ समय का, 1 साल या 1.5 साल या 2 साल, देखिए स्वाति, क्या होता है कि जब मार्केट में ब्रॉड बेस रैली आती है, एक तरफा रैली आती है, जो हम अभी करंट मार्केट सिचुएशन में हम देख रहे हैं, तो ऐसे ब्रॉड बेस में हमने देखा है कि जो इंडेक्स फंड्स हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। ऑफ कोर्स डिफरेंट मार्केट सिचुएशन में जब मार्केट की ब्रेथ नैरो हो जाए या वोलेटिलिटी बढ़ जाए, उस समय पे हमने देखा है, जो काफी समय तक होता है, तब हमने देखा है कि एक्टिवली मैनेज फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये मार्केट कंडीशन के हिसाब से बदलती है। ये बात सही है कि करंट मार्केट सिचुएशन में इंडेक्स फंड्स ने और इंडेक्स ने बेटर परफॉर्म किया है। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आप फंड्स की चुनाव अच्छे से करें तो इस माहौल में भी, इस तरह की मार्केट कंडीशन में भी काफी सारे एक्टिव फंड हैं। जैसा आपने कहा कि 60-64% जो फंड्स हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, अभी भी ऐसे अच्छे काफी क्वालिटी फंड्स हैं जिन्होंने इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म किया। तो आई थिंक एज एन इन्वेस्टर अगर आप फंड का चुनाव सही करें तो ये मुमकिन है कि एक्टिवली मैनेज फंड में होके भी आप इंडेक्स को बीट कर सकें। एक सूची आपको दिखाते हैं, बेसिकली एक लिस्ट आपको दिखाते हैं कि कौन सी कैटेगरी का जो परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले 3 साल का, जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हो गए, फोकस्ड है, लार्ज कैप, ELSS जो कि टैक्स सेवर फंड होते हैं, मल्टी कैप, वैल्यू फंड्स। आपके सामने अभी ये टेबल रहेगा। हमने देखा कि मिड कैप में टोटल, जैसा हमने शुरुआत में बोला था, टोटल 25 में से 20 फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया। और अंडर परफॉर्मेंस का जो प्रतिशत रहा है वो 80% का रहा है। स्मॉल कैप के 23 में से 17 फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया है 74% के अंडर परफॉर्मेंस परसेंटेज के साथ। फिर फ्लेक्सी कैप अराउंड, और लार्ज एंड मिड कैप में भी अराउंड 70% का अंडर परफॉर्मेंस हमें फंड्स में देखने को मिला। फिर फोकस फंड
लार्ज कैप में हालांकि 28 में से 18 फंड ने अंडर परफॉर्म किया है, मतलब 10 फंड्स रहे हैं जिन्होंने बेंचमार्क को बीट करने में कामयाबी हासिल की। इसमें मल्टी कैप, वैल्यू और जो टैक्स सेवर ELSS हैं उनकी मात्रा भी, हालांकि वैल्यू इन टोटल हम कह सकते हैं कि थोड़ा बेटर ही रहा इन टर्म्स ऑफ बेंचमार्क को बीट करने के लिहाज से। इस पूरे लिस्ट को देखकर माफ कीजिए विश्वजीत जी, क्या आपके असेसमेंट है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो कोर पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, लार्ज कैप स्पेशली, ये कोर मिड पोर्टफोलियो के स्टॉक्स होते हैं। किसी के भी पोर्टफोलियो में अगर ऐसे स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हैं और पिछले 3 साल का प्रदर्शन है अगर, तो कितना इंतजार करे कोई एक निवेशक जिससे पहले समझ में आए कि उनका अगर जो फंड है वो बेंचमार्क से अच्छा नहीं कर रहा है, तो उन्हें डिसीजन क्या लेना है? देखिए स्वाति जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को अगर चेक करना है तो वो बेंचमार्क से कैसा प्रदर्शन कर रहा है उसी से किया जा सकता है। और ये डिबेट बहुत पुरानी है कि एक्टिव फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या पैसिव फंड्स या इंडेक्स फंड जिसको हम कह रहे हैं। तो एक्टिव फंड्स, जैसा हेमंत जी ने बिल्कुल ठीक कहा, कि जब मार्केट चढ़ रही होती है तो उसमें इंडेक्स फंड्स की परफॉर्मेंस आपको अच्छी नजर आएगी। लेकिन उसमें भी आप देखिए 37% फंड ऐसे हैं जिन्होंने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो वो 37% फंड्स में क्या आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने इंडेक्स को बहुत अच्छे मार्जिन से डिफीट किया हो, और जो अंडर परफॉर्म भी किए हैं हो सकता है वो 1-8% से अंडर परफॉर्म हुआ हो। तो मार्केट जब गिरती है तब इंडेक्स फंड में कोई फंड मैनेजर नहीं होता जो उसको बैलेंस कर सके, जो उसको कौन से फंड से निकलना है, कौन से फंड से नहीं निकलना है। तो ये एक्टिव फंड मैनेजर्स बहुत अच्छे से प्रदर्शन कर पाते हैं। तो पूरी साइकिल पे देखना चाहिए कि एक्टिव फंड्स, पूरी जिस साइकिल जिसमें कि मार्केट गिरी भी हो और मार्केट चढ़ी भी हो, तब आप पीयर टू पीयर कंपेयर करेंगे तो आपको अलग सिनेरियो नजर आएगा। दूसरा, अगर देखें तो इंडेक्स फंड कभी अपने आप को बीट नहीं कर सकता। अगर आप ओवरऑल देखें, एक इंडेक्स फंड इंडेक्स को मिमिक करता है, उसकी नकल करता है, तो वो कभी इंडेक्स को बीट नहीं कर सकता। और जबकि एक्टिव फंड्स कोशिश करते हैं कि वो इंडेक्स को बीट करे। इसमें एग्जांपल आपने देखा भी कि जो वैल्यू स्टाइल फंड है, अब इंडेक्स में कोई वैल्यू स्टाइल फंड नहीं, क्योंकि फंड मैनेजर वो स्टॉक्स चुनते हैं जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और आगे चल के अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो ये केवल एक एक्टिव फंड मैनेजर ही कर सकता है। तो मेरी राय में एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए दोनों का मिक्स होना बहुत जरूरी है, एक बैलेंस अप्रोच लेना बहुत जरूरी है, जिसमें आपके पास इंडेक्स भी हो और कुछ एक्टिव फंड भी हो, तभी आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में स्वाति जी, आपको कभी इतनी रिसर्च मिल ही नहीं पाएगी कि आप कौन सा फंड इंडेक्स पर इन्वेस्ट करें। तो अगर आप देखें तो स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को बहुत अच्छे से बीट कर पाते हैं, क्योंकि वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो इंडेक्स में नहीं होते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। दोनों का ही मिश्रण एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकता है एक अच्छे पोर्टफोलियो। ओके, तो दोनों का मिश्रण, बेसिकली दोनों का मिक्स, एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग आप मिक्स करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मैं इसी पॉइंट को हेमंत जी आपसे जानना चाहती हूँ, ये मिक्स कैसा हो, क्योंकि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बाजार की उथल पुथल रहती है। अगर मार्केट वॉलेटिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो जो डेटा रहा है वो ये कहता है कि एक्टिव फंड ने बेटर परफॉर्म किया है। सिर्फ शायद 3 साल के डेटा पर हम अपने फैसले को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो एक हेल्दी मिक्स क्या हो पोर्टफोलियो में बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फंड्स? देखिए स्वाति, ये बिल्कुल सही है, जैसे मैंने पहले भी कहा। आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज हम ये ना भूलें कि जब, जैसा मैंने कहा कि चढ़ते बाजार में जब ऑलराउंड मार्केट अच्छा कर रहा है तो इंडेक्स फंड जो है एक्टिवली मैनेज फंड से बेहतर करता है। उस समय पे काफी सारे फंड्स से इतना बड़ा गैप हो सकता है कि आपको शायद 2 साल और 3 साल की परफॉर्मेंस भी अच्छी लगेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले 3 साल से लगातार इंडेक्स फंड ने एक्टिवली मैनेज फंड्स को आउट परफॉर्म किया। आई थिंक ये सही तरीका नहीं होगा इसको देखने का, क्योंकि जिस समय पे मार्केट अच्छा कर रहा है, जैसे मैंने कहा जो करंट मार्केट लाइक सिचुएशन है, और वहां पे काफी सारे एक्टिवली मैनेज फंड से बेटर परफॉर्म किया है पैसिवली मैनेज फंड ने, तो आपको 2 साल 3 साल की परफॉर्मेंस भी एक्टिवली मैनेज फंड से बेहतर दिखेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है किसी भी निवेशक को समझने के लिए, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ओवर द लॉन्गर टर्म, क्योंकि इक्विटी एसेंशियली एक लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस है, वो आप देख के चलें, ना कि सिर्फ रिसेंटली बायस जो हम कहते हैं कि भाई पिछले कुछ समय में क्या हुआ। ये आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चुने कैसे?
एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे स्वाति, आई थिंक किसी भी निवेशक के लिए रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पर साथ में कुछ और फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। देखिए, इक्विटी में हमारी एलोकेशन 3 सेगमेंट में होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। उसको समय समय पे डिफरेंट रीजन से आपको उसको रीबैलेंस करने की जरूरत पड़ सकती है, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, आपकी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से, या किसी भी कारण से आपको उसमें बदलाव करना पड़ सकता है। अब आप एक सिचुएशन को समझिए कि अगर आपने सिर्फ पैसिवली मैनेज फंड से अपना पोर्टफोलियो बनाया, तो एक लार्ज कैप इंडेक्स रहा आपके पास, एक मिड कैप रहा, एक मान लीजिए स्मॉल कैप रहा, या आपने कुछ स्मार्ट बीटा फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिए। जब आपको रीबैलेंस करना होगा, जो आपके रिस्क प्रोफाइल के लिए, आपके गोल के लिए और आपकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको खुद डिसाइड करना है कब पैसा हमें बदलना है। उसमें टैक्स इंप्लीकेशंस होंगी, उसमें एग्जिट लोड होंगे, उसमें टाइमिंग का इंपॉर्टेंट है। जबकि आप एक्टिवली मैनेज फंड में जब इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए फ्लेक्सी कैप में, या तो फिर लार्ज एंड मिड में, या तो फिर मल्टी कैप में, वहां फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे इसको रीबैलेंस करते हैं। एक तरह का डिसिप्लिन बना रहता है, आपके ऊपर कोई टैक्स इंसिडेंस नहीं आता, आपको ये डिसाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने टाइम होराइजन से कमिटेड रहना है, बाकी सब चीजें जो है वो फंड मैनेजर करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम वी गेट स्वेड बाय परफॉर्मेंस, और हम ये फैक्टर्स को भूल जाते हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे लॉन्ग रन में काफी कुछ हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली इंडेक्स आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हो सकता है, वो 15% हो या 20% हो या 25% हो, वो डिपेंड करता है आप किस तरह के निवेशक हो। दोनों का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली अच्छा है, बट मुझे लगता है हमारी मार्केट्स अभी भी ऐसी हैं, हमारे फंड मैनेजर अभी भी उनमें वो कैपेबिलिटी है कि लॉन्गर टर्म में जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप मार्केट को बीट कर सकें, वो पैसिवली मैनेज फंड आपको डेफिनेटली करके दे सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें परफॉर्मेंस और डिफरेंट फैक्टर, जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है बायस आपके पोर्टफोलियो में अभी भी एक्टिवली मैनेज फंड पे होना चाहिए। पर जैसा मैंने कहा कि पैसिवली मैनेज फंड की डेफिनेटली जगह है पोर्टफोलियो में, उनको दीजिए आप, बट ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा, कि वहां डिसीजंस आपको खुद को लेने हैं, और एक पर्टिकुलर मार्केट फेज से आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते। ओके और विश्वजीत जी, किसी के पोर्टफोलियो में बहुत टाइम से कोई फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, जैसा जिस गोल के तहत जिस गोल के तहत उस फंड में इन्वेस्ट किया था, वैसा फंड नहीं अपने आप को खींच पा रहा है उस एक्सपेक्टेशंस के लिए, तो कितना इंतजार करे कोई इन्वेस्टर? क्योंकि कई बार कई इन्वेस्टर किसी फंड में फंस जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं फंड में फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, मुझे नुकसान हो रहा है। तो क्या एक स्टिपुलेटेड टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम जिसके तहत आप इंतजार करें, उसके बाद स्विच कर लें? बिल्कुल स्वाति जी, देखिए कोई भी फंड एवरी टाइम ऑल टाइम टॉप परफॉर्मिंग नहीं रहता है। अगर आप देखें तो ये परफॉर्मेंस चेंज होती रहती है, तो एएमसी वाइज भी चेंज होती रहती है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं और डिफरेंट एएमसीज में इन्वेस्ट करें और डिफरेंट कैटेगरीज में इन्वेस्ट करें। अगर कोई फंड 3-4 क्वार्टर से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत कॉल्स हुई हैं, तभी उस फंड से आप स्विच कर सकते हैं। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आपको एक ही फंड से आपने शादी कर ली और आपको उसी पे रहना है। आप बिल्कुल स्विच कर सकते हैं, लेकिन आपको फंड मैनेजर को एक सही समय देना पड़ेगा कि 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तभी आप चेंज करें। अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है कि एक साइकिल एक फंड ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन सडनली आप देखेंगे वो एएमसी दोबारा से या वो 2 फंड्स दोबारा से परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो अगर आप 2-3 साल के लिए निवेशित हैं और मान लीजिए कि 1 साल से वो फंड नहीं परफॉर्म कर रहा है, तभी आप ऐसा सोचें कि आप उस फंड से स्विच करें। अदरवाइज़ आपको एक सही समय देना पड़ेगा उस फंड मैनेजर को, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को दोबारा वापस ला सके। ओके, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखिए। कुछ दर्शकों के सवाल भी हम शो में आज करेंगे शामिल, बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आपके फंड की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, क्या वो बेंचमार्क को बीट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हेमंत जी, कुछ जो ये हमने पोर्टफोलियो मिक्स की बात की, उसके तहत आपके कुछ पसंदीदा फंड्स हैं पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक जो आप रेकमेंड करेंगे दर्शकों के लिए? जी स्वाति, आई थिंक हमने जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि पैसिवली मैनेज फंड ने एक्टिवली मैनेज फंड को आउट परफॉर्म किया है, तो हम स्पेसिफिकली बात कर रहे थे कि मिड कैप कैटेगरीज में, फॉर एग्जांपल मिड कैप कैटेगरी में काफी सारे फंड जो है अंडर परफॉर्म किए हैं। पर जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे फंड ऐसे भी हैं जो कंसिस्टेंटली हर मार्केट कंडीशन में इंडेक्स को और बेंचमार्क को बीट करते हैं। जैसे कुछ मैं नाम बताता हूँ आपको,
बंधन का अगर मिड कैप देखें, इन्वेस्को मिड कैप देखें, रिलायंस ग्रोथ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट मिड कैप, ये कुछ नाम है, 5 फंड मैंने बताया। और भी ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने जो इंडेक्स को है बीट किया है। आई थिंक ये डेफिनेटली कुछ फंड्स हैं जो हम देख सकते हैं। अगर हम एक्टिवली मैनेज फंड में अगर हम मल्टी कैप की बात करें तो डेफिनेटली 2-3 फंड बहुत अच्छे हैं। एक कोटक मल्टी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप और HSBC मल्टी कैप। लार्ज एंड मिड की बात करें तो HDFC लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, बंधन कोर इक्विटी फंड, ये कुछ ऐसे फंड हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो फंड सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ऑफ कोर्स फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, किस तरह का पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है, किस कंसिस्टेंसी से उन्होंने परफॉर्म किया है। अगर आप ऐसा करें और उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से करें आप, तो डेफिनेटली मुमकिन है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन आपके जो एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं वो आपको बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न दे सके। ओके, तो ये रहे कुछ फंड्स जो कि आप कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल। आइए अब पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात कर ले और जानते हैं उनका सवाल। गोविंद बिष्ट इस वक्त हमारे साथ है। गोविंद जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर बताइए, आप अपना एक निवेश कर रहे हैं, ज़रा हमें हमारे और थोड़ी डिटेल्स बताएंगे हमारे गेस्ट के लिए कि कितना अब तक निवेश है, आपका गोल क्या है और क्या जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैम कंसिडरिंग माय क्वेश्चन। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो को शेयर किया है, मेरा और मेरे वाइफ का पोर्टफोलियो। आई थिंक आपके पास फंड्स डिटेल्स होंगी, और डू आई नीड टू शेयर द डिटेल्स? मुझे आप एक बात बस बताइए, आपने लिखा है 38,500 38,500 की SIP आप कर रही है, आपकी आपकी वाइफ की कंबाइंड SIP है कि सिर्फ आपकी है? नहीं, ये मेरी है। ओके, और पोर्टफोलियो की वैल्यू जो आपने 6 लाख बताई है, NPS में 50,000, EPF में 5,000 मंथली, ये भी आप ही का है? ये भी मेरा ही है। ओके ओके, पत्नी आपकी 40,500 SIP के जरिए निवेश कर रही है और उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी 12 लाख है। उनका भी NPS में कंट्रीब्यूशन अराउंड 50,000, 25 सालों तक निवेश का टारगेट। अब ये आप थोड़ा सा अपने लक्ष्य के बारे में थोड़ा क्लियर बताएंगे, आपकी कौन कौन से आपने अपने गोल सेट किए हैं दोनों ने मिलकर? यस मैम, श्योर मैम। मैंने रिटायरमेंट के लिए 10 to 15 CR का कॉर्पस रखा है, एंड दैट इज आफ्टर 25 ईयर्स। और चाइल्ड मैरिज के लिए 25 ईयर्स के बाद हम अप्रॉक्सीमेटली करंट एक्सपेंस अगर हम 20 to 30 लाख मानते हैं तो हम कंसिडरिंग कि मेरा उस टाइम तक 70 to 80 या 1 CR के आसपास होगा। एंड थर्ड, चाइल्ड एजुकेशन, आई एम कंसिडरिंग अराउंड 1 CR फॉर दैट आल्सो आफ्टर 20 ईयर्स। 3 ये मेजर गोल्स हैं। ओके, ऑल राइट। तो रिटायरमेंट अभी आप आर यू इन योर 30s एट द मोमेंट? आप रिटायरमेंट की प्लानिंग जो कर रहे हैं? आई एम 34 राइट नाउ। ओके, ऑल राइट, ठीक है। मैं हेमंत जी आपसे जानना चाह रही हूँ, उन्होंने अपनी और अपनी वाइफ का पूरा एक पोर्टफोलियो प्लान भेजा है, इनके लक्ष्य क्लियर कट हैं, क्या काफ़ी है ये बताने के लिए इनकी प्लानिंग कैसी है? जी स्वाति, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो अपना प्रोसेस शुरू किया बिल्कुल सही तरीके से किया, गोल्स को डिफाइन किया, टाइम होराइजन है, टारगेट सेट किया। तो आई थिंक ये बिल्कुल सही तरीका है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को शुरू करने के लिए। अगर हम इनके गोल्स पे आए तो जैसा इनका फर्स्ट गोल जो है वो चाइल्ड एजुकेशन का है, और इन्होंने करंट जो कॉस्ट लिखी है वो 50 लाख लिखी है। जैसा कि हम जानते हैं कि एजुकेशन इन्फ्लेशन नॉर्मल इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा होता है, तो इन्फ्लेशन को कंसिडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम 10% का अगर हम इन्फ्लेशन मान के चलें तो इनकी जो एक्चुअल कॉस्ट है 20 साल के बाद वो करीब 3 करोड़ 35 लाख होगी, 3.35 करोड़। दूसरा, पहले मैं सारे गोल्स को देख लेता हूँ। और दूसरा जो गोल है उन्होंने कहा चाइल्ड की मैरिज के लिए करंट एक्सपेंस उन्होंने कहा कि 20 लाख है, वहां पे हम 7% अगर इन्फ्लेशन मान के चलते हैं 25 साल के बाद इनको करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख लगेगा। तो ये इनके जो दो फर्स्ट पहले जो गोल्स हैं। रिटायरमेंट के लिए इन्होंने कहा कि इनका जो करंट एक्सपेंसेस है वो 50,000 रुपए है। ऑब्वियसली उसमें अगर हम इन्फ्लेशन लगाएंगे तो वो रिटायरमेंट तक जाते जाते वो करीब 2.75 लाख पर मंथ हो जाएगा। उसको पूरा करने के लिए अगर हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की बात करें तो उनको करीब करीब 7 करोड़ का कॉर्पस लगेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं करंट एक्सपेंसेस की, ऑब्वियसली
इतने सालों तक इनका एक्सपेंसेस वहां नहीं रहेगा, इनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे यहाँ से। और अगर हम ये भी मान के चलें कि पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस 70-80% है इनके प्री रिटायरमेंट एक्सपेंसेस से, तो इनको करीब करीब 12 करोड़ का कॉर्पस लगेगा वहां तक उनके एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। ऑफ कोर्स रिटायरमेंट के बाद जो इन्फ्लेशन है वो एक हाइब्रिड फंड्स का जो पोर्टफोलियो है वो उनके लिए विल टेक केयर ऑफ इन्फ्लेशन। तो पहला जो गोल है उसमें 36,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है इनको, दूसरा जो गोल है 7,000, और जो उनकी रिटायरमेंट है उसके लिए 70,000 कंबाइंड। तो कुल मिला के 1,13,000 की इनको एसआईपी की करने की जरूरत है। करंट जो इनकी इन्वेस्टमेंट है एसआईपी, ईपीएफ और एनपीएस, उसको मैं अगर मंथली देता हूं तो करीब 92,000 है। पर अच्छी बात यह है कि इन्होंने कहा कि दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो उनका जो कंबाइंड पोर्टफोलियो है वो है 18 लाख का, वो भी ग्रो होगा, प्लस वो 10% से अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। अगर मैं वो मान के चलूं तो तीनों गोल्स आपने डेफिनेटली ये अचीव कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको कंटिन्यूअसली अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करना अनइंटरप्टेडली जो उनका टाइम होराइजन है। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो की बात करूं, इनका जो खुद का जो पोर्टफोलियो है एसआईपी का बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो है, एलोकेशन अच्छा है, फंड्स अच्छे हैं, इनको कुछ भी बदलाव नहीं करना। इनकी वाइफ के पोर्टफोलियो में थोड़ी सी ओवरलैपिंग है, थोड़ी सी आई थिंक अंडर परफॉर्मिंग फंड्स हैं, उसको चेंज करें। जैसे कुछ एक फंड में इनको बता सकता हूँ, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में भी 5,000 है वहां पे। ऐसे कमोडिटीज मुझे नहीं लगता कि उनको एक कमोडिटी फंड में जब आप एक इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे होना चाहिए। 2 मिड कैप फंड्स हैं इनके पास, पीजीआई मिड कैप है एक, और मिराई एसेट का मिड कैप है। आई थिंक ये 4 फंड, मेरी रिकमेंडेशन ये है इनको ये कंसीडर करें कि इनमें एसआईपी बंद करके 2 फंड लें। एक मल्टी कैप ले सकते हैं अगर चाहें तो वो, या तो फिर एक लार्जर मिड कैप आईसीआईसीआई प्रू लार्जर मिड कैप जहां पे 7,000 इन्वेस्ट करेंगे, और एक मिड कैप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 6,500। कुछ चेंजेस, और जैसा मैंने कहा ओवरऑल इन्फ्लेशन कंसीडर करके मुझे लगता है ये अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ओके, तो आपकी वाइफ का पोर्टफोलियो अच्छे से रिव्यू किया हेमंत जी ने, होपफुली आपने सुना देखा है। आप थोड़े बदलाव जो करने की ज़रूरत है वो ज़रूर कीजिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके लक्ष्यों के लिए। एक सवाल ईमेल के द्वारा लेते हैं। जयपाल सिंह ने सवाल हमें भेजा है, 34 साल इनकी उम्र है। विश्वजीत जी आपसे इस पर राय लेना चाहेंगे। लगभग 55,500 की एसआईपी अभी ये कर रहे हैं। 1 करोड़ का टारगेट बच्चे की पढ़ाई के लिए है, घर के लिए इन्हें 2 करोड़ चाहिए, रिटायरमेंट के लिए भी 2 करोड़ का टारगेट है। मौजूदा निवेश जो ये कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इससे इनका टारगेट संभव है? पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की ज़रूरत है। कुछ इनके फंड्स की फहरिस्त है, फहरिस्त तो काफ़ी लंबी है, जिसमें वैल्यू, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप भी है, ईएलएसएस टैक्स सेवर भी है, निपॉन इंडिया ईटीएफ एक बेसिकली इंडेक्स फंड भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है। तो बहुत टोटल मिक्स बैग ऑफ फंड्स है इनके पास। कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? जी, बिल्कुल स्वाति जी, इनका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो मेरे ख्याल में इन्होंने क्रॉस मार्केट कैप निवेश किया हुआ है। लेकिन जो थोड़े से बदलाव मैं इनको बताना चाहूँगा वो यही है कि इनके पास 2 लार्जर मिड कैप फंड हैं। तो उसमें से एक स्विच करके ये प्योर लार्ज कैप फंड में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप फंड कोई भी नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये तो मिराई एसेट मिड कैप फंड जो है, उसकी जगह ये निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ले लें। और जो ईएलएसएस फंड है वो एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है। इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी नहीं है। हालाँकि इसमें 3 ईयर का लॉक इन पीरियड रहेगा, तो अगर 3 ईयर का लॉक इन पीरियड हो गया तभी चेंज कर सकते हैं। तो उसकी जगह एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ले सकते हैं ईएलएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ से अगर देखें तो इनके पास 3 थीमेटिक फंड हैं स्वाति जी, और 2 थीमेटिक फंड तो सेम ही है, बिल्कुल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड्स हैं। एक आईसीआईसीआई का है, एक एसबीआई का है। तो मेरे हिसाब से उनको एक ही थीम में 2 डिफरेंट फंड्स लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल में उसको थीम को चेंज करना भी है तो आईसीआईसीआई के मैन्युफैक्चरिंग फंड में चेंज कर सकते हैं, ताकि उनको 2 डिफरेंट थीम्स का एक्सपोज़र मिल जाए और उससे थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी बेटर हो जाएगा। जहाँ तक इनके गोल्स के सवाल है, इन्होंने समय का लक्ष्य नहीं रखा हुआ, टाइम नहीं बताया। तो ब्रॉडली देखें तो रिटायरमेंट का इनका 2 करोड़ का गोल है। अगर एज के हिसाब से चलें तो इनके पास अभी 26 वर्ष है। तो केवल 10,000 की एसआईपी भी करते हैं तो ये 2 करोड़ का लक्ष्य आराम से अचीव कर सकते हैं। बट मुझे थोड़ा ऐसा डाउट है कि शायद इन्होंने इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि अगर यही 26 वर्ष बाद 2 करोड़ की वैल्यू इनको करीब-करीब 7 करोड़ चाहिए होगा, अगर हम 5% का इन्फ्लेशन लेके चलते हैं। और जो इनका बच्चे का गोल है एजुकेशन का, वो 15 साल बाद अगर इनको 1 करोड़ चाहिए, तो उसके लिए 20,000 की एसआईपी इनको चाहिए होगी। और जो घर का लक्ष्य है वो भी टाइम होराइज़न क्लियर नहीं है, बट करीब-करीब अगर 20 वर्ष 15 वर्ष भी रखते हैं,
तो इनको करीब करीब 24,000 की SIP चाहिए होगी, जिसमें 15% का स्टेप अप अप्रोच भी चाहिए होगा। और बेहतर ये रहेगा कि वहां पे कुछ समय बाद ये लोन ले लें, बजाय इसके कि सारी SIP एक अमाउंट कॉर्पस जमा करें, जहां पे ये SIP भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि इनके बाकी के गोल्स कॉम्प्रोमाइज ना हो, और लोन लेने से इनका कुछ टैक्स एडवांटेज का भी शायद लाभ हो जाएगा। तो ब्रॉडली अच्छे फंड्स ले रखे हैं, थोड़ा सा बदलाव की आवश्यकता है। जो थीमेटिक फंड है उसमें 2 की जगह कोई एक डिफरेंट थीम ले लें, और ये SIP में जितना स्टेप अप कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, ताकि अपने लक्ष्य की तरफ आराम से पहुंच जाएं, और कोशिश करें इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करें, ताकि इनको लास्ट मिनट सरप्राइज ना। ओके, तो जयपाल जी, होपफुली आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने अपने पोर्टफोलियो पे राय ली। हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों से जो हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, हमें सवाल भेजते हैं हमारे moneyguru@zbiz.com वाले ईमेल आईडी पर। आप जब अपना सवाल भेजें, अपना मोबाइल नंबर प्लीज़ ज़रूर भेजा कीजिए, क्योंकि कुछ भी कन्फ्यूजन होती है हम आपसे शो के दौरान बात करके उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकें, जिससे हमारे एक्सपर्ट सटीक आपको राय दे सकते हैं आपके पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई। तो फ़ायदा तो आप ही का है। इसलिए हेमंत जी और विश्वजीत जी, आप दोनों का भी धन्यवाद है हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।